हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। इससे पहले एक और लेक्चर अपलोड हो चुका है ऑन एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम पार्ट 1 में हमने कुछ ऐसे क्राइटेरिया के बारे में बात किया था जिसके बेसिस पर एनिमल किंगडम को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इनटू फाइलम और क्लासेस। तो वो लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लेक्चर भी आप ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको आगे के लेक्चर समझ में आ पाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम एनिमल किंगडम का ओवरव्यू देखेंगे और साथ में एक फाइलम भी कवर करेंगे जो कि है फाइलम पॉरीफेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ऑलरेडी कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हमने पढ़े थे। तो कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर हमने एनिमल किंगडम को फर्दर फाइलम में और क्लासेस में डिवाइड किया है, तो वही हम देखेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया में अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक सेलुलर लेवल और एक टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो यहाँ पे सेलुलर लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अगर हम उनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें तो वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा बॉडी कैविटी या सिलोम की बात करें तो ये एसिलोमेट होते हैं, इनके अंदर वो बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक है, तो सिलोम इनके अंदर नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो फाइलम पॉरीफेरा इसमें आता है, जो कि सेलुलर लेवल है, एसिमेट्रिकल है और एसिलोमेट्स है। तो यहाँ पे फाइलम पॉरीफेरा आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे हम इनको अगर सिमेट्री के बेसिस पे देखें तो दो तरीके की सिमेट्री हमें देखने को मिलते हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं, यानी कि उनमें भी सिलोम नहीं होता है। यहाँ पर इस कैटेगरी में दो फाइलम्स आते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा। इसके अलावा अगर हम बात करें बायलिटरल सिमेट्री में, तो बायलिटरल सिमेट्री में फिर हमारे पास तीन कैटेगरीज हो जाती हैं बेस्ड ऑन बॉडी कैविटी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बायलेटरल सिमेट्री में जो कि एसिलोमेट्स हैं, जिनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होगी। इसके अलावा बायलेटरल सिमेट्रिकल में फॉल्स सिलोम वाले ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, यानी जिनमें कि ट्रू सिलोम नहीं है बट फॉल्स सिलोम है, इनको हम स्यूडो सिलोमेट्स बोलते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है ट्रू सिलोम वाले, जिनको हम सिलोमेट्स बोलते हैं। तो बायलेटरल सिमेट्रिकल में एसिलोमेट्स जो हैं वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, और स्यूडोसिलोमेट है एस्कीहेल्मिन्थीज, और ट्रू सिलोमेट्स है हमारे एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये सब फाइलम जो है ये क्या है, ट्रू सिलोमेट्स हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है सिलोमेट है या कौन सा सीडोसिलोमेट है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ को भी समझना, इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पार्ट 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग इन क्राइटेरियाज को समझ पाएँ। तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम सबसे पहले फाइलम के बारे में बात करते हैं, जो कि है फाइलम पॉरीफेरा। तो जो इस फाइलम के मेंबर होते हैं उनको कॉमनली हम स्पॉन्जेस कहते हैं। ये जो सभी स्पॉन्जेस होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं और सेडेंटरी होते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिकल होते हैं, और एसिमेट्रिकल में कई बार ये रेडियली सिमेट्रिकल भी हो जाते हैं, वैसे ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, सिमेट्री में हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की थी कि रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है और बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम सारे प्लेन्स में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते, जैसे कि अगर ये हमारे एक राउंड ऑर्गेनिज्म है, अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भी हम इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भी कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, और बायलेटरल सिमेट्रिकल सिर्फ एक प्लेन से हम उनको कर पाते हैं, तो वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल जिनको हम इक्वल हाफ्स में कभी डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो जाती है सिमेट्री की। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं और कुछ रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये होते तो मल्टीसेलुलर है पर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर होते हैं। टिश्यू सिस्टम नहीं होता है इनमें, इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होने का मतलब ये है कि इनमें सिर्फ दो जर्म्स लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं बिकॉज दे हैव टू जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो इनकी बॉडी होती है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम ओस्टिया कहते हैं। तो यही तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, और ये स्पॉन्जेस होते हैं, इसलिए इनको स्पॉन्ज कहा जाता है। तो बहुत सारे न्यूमरस पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में।
ठीक है। और ये जो पोर्स होते हैं ये एक लार्ज कैविटी में खुलते हैं जिसको हम स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इसमें अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे कि स्पॉन्ज का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे पोर्स होते हैं, ये पोर्स हैं जिनको हम ओस्टिया कहते हैं। और यहाँ पर एक सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जोसील। तो एक लार्ज बॉडी कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। इसके अलावा जो स्पॉन्जोसील होती है वो बाहर की तरफ खुलती है बाय अ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम। तो बाहर की ये जो ओपनिंग है हमारी, ये है हमारी ऑस्कुलम। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, एक सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील बाहर की तरफ खुलती है थ्रू ऑस्कुलम। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए कि यहाँ पे एक ओपनिंग होगी जिसको हम ऑस्कुलम कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्पॉन्ज, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके पास एक कैनाल सिस्टम होता है, और इस कैनाल सिस्टम के लिए उनको एक कंटिन्यूस करंट चाहिए वाटर का जो उनकी बॉडी के थ्रू फ्लो करता रहे। और ऐसा उनको इसीलिए चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए भी पानी उनकी बॉडी से बहता रहना चाहिए, तभी जाके गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। इसके अलावा एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन सबके लिए उन्हें इस वाटर कैनाल सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब ये जो कैनाल सिस्टम है स्पॉन्जेस में, ये भी 3 तरीके के हो सकते हैं, एस्केनॉइड टाइप, साइकोनॉइड टाइप एंड ल्यूकेनॉइड टाइप। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ये 3 टाइप के कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो वाटर होता है वो कैसे एंटर करता है और कैसे लीव करता है इसके बारे में बात करते हैं, पाथवे के बारे में बात करते हैं। तो वाटर पहले ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है, यानी बॉडी पोर्स के थ्रू एंटर करता है, उसके बाद जाता है स्पॉन्जोसील में यानी कैविटी में, और फिर वहाँ से कैविटी से वो बाहर निकल जाता है थ्रू ऑस्कुलम। तो अब कुछ भी उसको लेके जाना है या कुछ भी उसको लेके आना है तो इसी पाथ को वो फॉलो करता है, पहले ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसील एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू ऑस्कुलम। अब ये जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं इनके पास एक एंडोस्केलेटन भी होता है इन द फॉर्म ऑफ कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स। ठीक है, स्पाइक्यूल्स की फॉर्म में इनके पास जो है एंडोस्केलेटन भी होता है। अगर हम एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन की बात करें तो ये डिफ्यूजन से होता है पानी के थ्रू। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाती हैं चीज़ें, गैसेस डिफ्यूज़ हो जाएंगी या जो मटेरियल है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा और वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये जो हमारा फाइलम है इसकी, कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्पॉन्जोसील को या फिर कैनाल्स को लाइन करके रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी दोनों जो सेक्स होते हैं मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी हो सकता है और असेक्सुअल मेथड से भी हो सकता है। अगर हम बात करें असेक्सुअली कैसे होता है तो असेक्सुअली ये फ्रेगमेंटेशन से होता है रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअली होता है बाय गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट्स बनते हैं यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है, तो ये बात का ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट भी हो सकता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेजेस होंगी, ये हम जानते हैं कि एक लार्वा स्टेज यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे फाइलम पॉरीफेरा की। अब यहाँ पे आप 2 ऑर्गेनिज्म भी देख सकते हैं विच बिलोंग्स टू फाइलम पॉरीफेरा। एक है हमारे साइकॉन, जहाँ पे यहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्स देखने को मिल रहे होंगे, तो साइकॉन इस तरीके का दिखता है। और दूसरा आप देख रहे होंगे स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ऐसे स्पाइक्यूल्स निकल रखे हैं बाहर, इस तरीके का इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। दिस इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। तो साइकॉन और स्पॉन्जिला इसके बहुत फेमस और अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से ये हमारा छोटा सा डिस्कशन था अबाउट पॉरीफेरा। अगले लेक्चर्स में हम फर्दर फाइलम्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब